पैर। साथियों, जैसा कि आप सबको पता है कि मैंने आपको बताया था कि आज की जो क्लास में लेने वाला हूं साथी, वो आपके पेडागोजी की क्लास होगी। मैं ये पूरी बात आपको बता चुका हूं, इसमें बार बार ये बात मुझे बताने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम ये बात आपको पहले भी बता चुके हैं कि आज की ये जो क्लास है साथियों, निश्चित रूप से अगर ये देखा जाए तो आपकी आज की ये क्लास कंप्लीटली साथी जो जाएगा वो गणित की पेडागोजी के साथ में जाएगा। जो बात आपको विदित होना चाहिए, क्या होना चाहिए साथी? जो बात आपको विदित होना चाहिए कि आज की क्लास गणित की पेडागोजी पर जाएगा। क्योंकि गणित में क्या है साथी कि आमतौर पे क्या है कि आपको गणित के सवाल अगर नहीं आते हैं तो पेडागोजी तो आपके हाथ में है। चलिए साथी, शुरुआत करते हैं हम लोग सेशन का। पहला प्रश्न दोस्तों आपकी स्क्रीन पर है, ठीक है? और आपसे कह क्या रहा है, गणित में अंक मुख्य रूप से क्या दर्शाता है? गणित में जो नंबर होते हैं, जो अंक होते हैं, न्यूमरेसी जो होता है, वो किस बात का प्रमाण होता है, वो क्या दर्शाता है? पहला, अंक गणितीय सूत्र को दिखाता है? जी नहीं। अंक जो नंबर होता है वो एक प्रतीक है कि नहीं? वो क्या है साथी? वो एक प्रतीक है, जो आपको पता होना चाहिए कि वो एक प्रतीक है। क्योंकि नंबर जो होता है साथी वो प्रतीक को दिखाता है, वो चिन्हों को दर्शाता है, जो आपको समझ में आना चाहिए। क्योंकि जो प्रतीक होता है वो इस बात का अर्थ होता है कि वो अपने बारे में कुछ कहता है। तो यहाँ पे आपका उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा, ये साथी आपका गलत है। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। बच्चों के लिए गणित की भाषा कैसी होनी चाहिए? चलिए साथी आ जाइए, करिए। बच्चों के लिए गणित की भाषा कैसी होनी चाहिए? अत्यंत कठिन या अंग्रेजी में, सरल और बोधपूर्ण तथा उनके दैनिक जीवन से संबंधित? वो तो सबको पता है साथी, जो गणित की भाषा हो पहली बात तो तार्किक हो, वो उनके दैनिक जीवन पे जोड़े, वो उनके दैनिक जीवन की घटनाओं के परिदृश्य को कनेक्ट करे। तो यही बात आपका सही है, प्रतीकात्मक का यहाँ कोई रोल नहीं है। आगे, जब दो चीजों को जोड़ा जाता है, अब असली क्वेश्चन यहीं से शुरू है साथी। जब दो चीजों को जोड़ा जाता है, जैसे 2 पेन धन 2 पेन बराबर 4 पेन, तो इसको क्या कहेंगे? इसको संवर्धन कहते हैं, इसको समुच्चयन कहते हैं, इसको भिन्न कहते हैं, या इसको घटाव कहते हैं? बताओ प्रिय, आपका उत्तर क्या होगा? जवाब दीजिए आप लोग। जी हाँ, सही जवाब क्या होगा साथी? जब दो चीजों को जोड़ा जाता है, जैसे 2 पेन धन 2 पेन बराबर 4 पेन, तो उसे क्या कहा जाता है? संवर्धन, समुच्चयन, या साथी इसको भिन्न कहते हैं? आपको बताना उत्तर क्या होगा। हाँ, काफी लोग इसका उत्तर कर सकते हैं, लेकिन दिमाग लगाएंगे तब। इसको दोस्तों समुच्चयन कहते हैं। संवर्धन जानते हो क्या होता है? पहले जानो संवर्धन और समुच्चयन में अंतर क्या होता है। समुच्चय में कोई चीज आपने मिला लिया, समुच्चय हो गया। लेकिन संवर्धन का मतलब यह होता है कि मान लीजिए आपके पास 5 सेब की एक टोकरी थी, अब उसमें आकर किसी ने 2 सेब और डाल दिया। समझे कि नहीं समझे? आपके पास 5 सेब की एक टोकरी थी, कोई व्यक्ति आकर उसमें 2 सेब और मिला दिया। तो दोस्तों इसे कहते हैं, पता है क्या? संवर्धन कहते हैं। दोनों में अंतर समझो। समझे कि नहीं समझे आप लोग? अब बात करें भिन्न क्या होता है। दोस्तों भिन्न 3 प्रकार के होते हैं। एक को हम लोग कहते हैं उचित भिन्न, जिसको हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। उचित भिन्न क्या होता है आपको पता है? इसका कलर मैं थोड़ा सा इस पेंसिल को छोटा करूंगा और आपको मैं बताऊं उचित भिन्न क्या होता है। जैसे दोस्तों 3/5 है, 4/5 है, 7/10 है। तो जब अंश जो होता है हर से छोटा हो, जब अंश हर से छोटा हो तो उसे उचित भिन्न कहते हैं, और अगर अंश हर से ज़्यादा हो तो वो अनुचित भिन्न होता है। जैसे अभी मैं लिख दूं 5/2, 4/3, 10/4। अगर ऐसा कहा जा रहा है तो ये अनुचित भिन्न होता है, मतलब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। समझे? हालांकि मेन टॉपिक पर अपने ध्यान देना, जब दो चीज़ों को जोड़ा जाए तो समुच्चय, लेकिन अगर कोई चीज़ रखी है और उसमें कुछ आपने मिला दिया, जैसे दूध आपके साथ में है और दूध में आपने पानी मिला दिया, तो इसको कहते हैं संवर्धन। समझे कि नहीं समझे आप लोग? छोटी छोटी बातें, इस पर आप गौर कीजिए। अगला प्रश्न, दूध में पानी मिलाना, जहां एक ही चीज को बढ़ाया जाता है,
वो किस बात का उदाहरण है? बताओ साथी। अभी मैंने पढ़ाया है, अभी जस्ट मैंने बोला है, और फिर भी अगर आपसे गलती हो रही है, बेशुमार कर रहे हो, तो ये गलत बात है। दोस्तों, दूध में पानी मिलाने का मतलब अभी मैंने बताया था, इसको संवर्धन कहते हैं। आगे, वे कौन से दो नंबर हैं जिनको जोड़ने पर 8 आएगा? इस तरह के प्रश्न किस प्रकार के प्रश्न होते हैं? ये क्या बंद अंत वाले प्रश्न होते हैं, या फिर दोस्तों ये मुक्त अंत वाले प्रश्न होते हैं? बड़ा फेमस क्वेश्चन है सीटेट का। सीटेट में ये क्वेश्चन बाल विकास में भी आता है, हिंदी में भी आता है, गणित में भी आता है, कि अगर आपसे पूछे ऐसे कोई दो संख्याएं बताओ जिनको जोड़ने पर 8 आता है, तो आपको पहचानना है कि ये किस तरह का प्रश्न है। देखो, बंद अंत वाला प्रश्न तब माना जाता है जिन प्रश्नों का उत्तर केवल एक ही हो। समझे कि नहीं समझे? जैसे मैं कह दूं कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होगी, तो साथियों सबसे छोटी जो पूर्ण संख्या होती है वो 0 होती है, तो इसका उत्तर 1 होगा। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होती है? 1 होती है, इसका भी उत्तर 1 ही है। लेकिन अगर बताया जाए कि ऐसे कोई संख्याएं बताओ जिनको जोड़ने पर 8 आए, तो ऐसी बहुत संख्याएं, 5 धन 3 बराबर 8, 6 धन 2 बराबर 8, 7 धन 1 बराबर 8, 4 धन 4 बराबर 8, 5 धन 3 बराबर 8। तो यानी इन प्रश्नों का उत्तर हम एक से ज़्यादा प्रकार से कर सकते हैं साथी। तो जाहिर सी बात है, अगर जिन प्रश्नों का उत्तर हम एक से ज़्यादा प्रकार से कर सकते हैं, तो प्यारे भाइयों, उसे पता है क्या कहते हैं? उसको सरल शब्दों में कहा जाता है कि वो मुक्त अंत वाला प्रश्न है, यानी स्वतंत्र चिंतन वाला प्रश्न है। ये आपको अपने दिमाग में बैठा कर रखना है। साथी, अगला प्रश्न, जिन प्रश्नों का उत्तर एक ही होता है उन्हें क्या कहते हैं? जैसे 5 में से 3 जोड़ने पर क्या आएगा? 5 में 3 जोड़ने पर क्या आएगा? इस तरह के प्रश्न किस बात का प्रतीक होता है? बंद अंत वाला, मुक्त अंत वाला, निबंधात्मक प्रश्न होता है, या साथियों इसको तार्किक प्रश्न कहा जाता है? बताओ भैया। जिन प्रश्नों का उत्तर केवल एक हो, एक ही हो, अब जब 5 में 3 जोड़ोगे तो 8 ही आएगा, तो इसका जवाब तो एक ही होगा ना। तो इसको दोस्तों कहते हैं क्लोज एंडेड, मतलब बंद अंत वाला प्रश्न है। इसके एक से ज़्यादा उत्तर नहीं हो सकते हैं। वो पहले से ही कन्फर्म है कि इसका उत्तर क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। ये बात साथी आपको पहले से ही विदित है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों मैं आपको घुमा के लाता हूँ। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। वह कौन सा आकलन है जो टीचिंग के दौरान या उससे पहले होता है? तो पहले ही विकल्प में लिखा गया है रचनात्मक आकलन। और मैंने कहा था कि जो आकलन पढ़ाई लिखाई के दौरान होता है, जैसे अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, अभी कोई गलती होती है तो वहाँ पे सुधार की गुंजाइश होती है। तो जो टीचिंग के दौरान होता है, जो पढ़ाई के दौरान होता है, वो रचनात्मक आकलन होता है। उत्तर तो विकल्प देख लूँ और उनके भी बारे में जान लीजिए। योगात्मक आकलन क्या होता है? ये दोस्तों होता है एकदम लास्ट में, जिस दिन आपका सीटेट का एग्जाम होगा वो आपका योगात्मक आकलन है। चूंकि योगात्मक आकलन में दोस्तों, ठीक बात है, बहुत बढ़िया, योगात्मक आकलन में साथियों सुधार की कोई गुंजाइश नहीं रहती है। भाई जिस दिन सीटेट का एग्जाम दोगे सुधार का रहेगा नहीं। हाई स्कूल बोर्ड एग्जाम दोगे सुधार की गुंजाइश, मतलब जहां पे सुधार की कोई गुंजाइश ना हो, जब अंतिम आकलन हो, वही। निदानात्मक आकलन क्या होता है साथियों? निदानात्मक का मतलब होता है कमियों का पता लगाना। निदानात्मक का मतलब ये कभी नहीं होता है साथी कि निदान किया जाए। निदानात्मक का इतना ही मतलब होता है कि कमियों का पता लगाया जाए, यही निदानात्मक आकलन होता है। आगे आपसे कह रहा है कि टीचिंग लर्निंग खत्म होने के बाद कौन सा आकलन किया जाता है? आपको साथी बताना है कि टीचिंग लर्निंग खत्म होने के बाद कौन सा आकलन किया जाता है? रचनात्मक, योगात्मक, निदानात्मक या संवादात्मक? कमेंट करके बताइए। ये बेहद ही जरूरी और महत्वपूर्ण प्रश्न है आपकी परीक्षा से संबंधित। बताओ साथी आपका जवाब क्या होगा? टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का मतलब जैसे आपने साल भर की पढ़ाई पूरी कर ली, यानी आपने 3-4 महीने पढ़ लिया, अब आपका अंतिम मूल्यांकन होता है। तो जब अंतिम मूल्यांकन होगा तो उसे क्या कहा जाएगा, यही आपको बताना है।
यहाँ पे सवाल केवल एक ही है कि जब लर्निंग खत्म हो जाती है, यानी कि अब परीक्षा देने की बारी आ गई है, तो आप तो सूंघ कर उत्तर कर देंगे कि सर जी ये तो योगात्मक है, क्योंकि योगात्मक आंकलन एकदम लास्ट में होता है, एकदम लास्ट में, जहाँ पे फिर भैया सुधार की कोई गुंजाइश बचती नहीं है, वही आपका सर जी होता है योगात्मक आंकलन। समझे कि नहीं समझे साथी? चलिए बहुत बढ़िया, काफ़ी लोगों का जवाब यहाँ एक तो बहुत बढ़िया आ रहा है। एक चीज़ और याद रखना, हमेशा दिमाग में बैठा लो, रचनात्मक आंकलन का मतलब है कि जो परीक्षा से पहले अभी आप लोग पढ़ रहे हो, यानी अगर कोई गलती हो भी जाती है तो अभी सुधार हो सकता है। तो ये दोस्तों रचनात्मक आंकलन है। योगात्मक अंत में होता है। निदानात्मक का मतलब ये होता है कि कमियों का पता लगाना। निदानात्मक का मतलब ये कभी नहीं होता है फाती कि निदान किया जाए। मैं हमेशा आपको ये बात पढ़ाया हूँ और समझाया भी हूँ कि निदानात्मक का एक ही मतलब होता है, कमियों का पता लगाना ही निदानात्मक है। संवादात्मक का मतलब जहाँ पे बच्चा अपने स्टूडेंट से संवाद करता है, वो दोस्तों संवादात्मक आंकलन होता है। समझे कि नहीं? आज तो मैं आपको अभी अबेकस बताऊंगा, गिनतारा बताऊंगा, ग्रिड पेपर बताऊंगा, ग्राफ पेपर बताऊंगा, वेन हीले बताऊंगा, वो सारे टॉपिक पे मैं चर्चा करने वाले हूँ। आ जाओ अगला, बच्चों में बेसिक काउंटिंग जैसे जोड़, घटाव, गुणा, भाग, दशमलव का ज्ञान, स्थानीय मान का ज्ञान कराना है तो किसका प्रयोग किया जाए? जियो बोर्ड का प्रयोग नहीं साथी, मैं आपको बताता हूँ जियो बोर्ड का प्रयोग कब होगा ये भी समझो। अरे गणित में कुछ नहीं आता तो पेडागोजी तो हल कर लेना साथियों। जियो बोर्ड का प्रयोग होता है जब त्रिभुज, आयत, वर्ग पढ़ाया जाता है। जब बच्चों को ज्यामितीय आकृतियां पढ़ाई जाए, जैसे त्रिभुज, आयत, वर्ग, अगर ये सारी बातें साथी पढ़ाई जा रही हैं तो निश्चित रूप से आप ये कह सकते हो मेरे भाई कि वो जियो बोर्ड है। ग्राफ पेपर का प्रयोग दोस्तों कब होता है? ग्राफ पेपर का प्रयोग तब होता है जब दशमलव संख्याओं का ज्ञान कराना हो। अबेकस का प्रयोग होता है गिनती, जोड़, घटाव, गुणा, भाग के लिए। ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं साथी। बेसिक ज्योमेट्री जिसमें 2D शेप जैसे रेक्टेंगल, स्क्वायर और सर्कल का ज्ञान देना हो तो हम किस चीज़ का प्रयोग करें? हमने कहा अबेकस का प्रयोग होता है गिनती सिखाने के लिए। अबेकस का प्रयोग होता है गिनती सिखाने के लिए। जियो बोर्ड का प्रयोग होता है त्रिभुज, आयत और वर्ग पढ़ाने के लिए, है ना? क्या पढ़ाने के लिए साथी? त्रिभुज, आयत, वर्ग को पढ़ाने के लिए जियो बोर्ड। जियो बोर्ड के नाम में ही स्पष्ट है भाई, ज्यामितीय आकृति है कि नहीं? और ज्यामितीय आकृति का मतलब ही होता है त्रिभुज, आयत, वर्ग। अगर आपसे पूछे कि डॉट पेपर का प्रयोग किसमें होता है और ग्राफ पेपर का प्रयोग किसमें होता है, तो एक बार कमेंट करके हर भाई और जितने भी हमारी बहन हैं, साथी हैं, मित्र हैं, वो एक बार दोस्तों कमेंट करके हमें बताएंगे, अपनी बात को रखेंगे साथी। मेरे भाई अपनी बात को रखते जाओ, भरते जाओ कमेंट बॉक्स। हाँ जी, कमेंट अभी मैं लूँगा लेकिन पहले आप लोग जवाब दे लो। गणित की जो पेडागोजी होती है उसमें डॉट पेपर का प्रयोग किसके लिए होता है? ग्राफ पेपर का प्रयोग किसके लिए होता है? जियो बोर्ड का प्रयोग किसके लिए होता है? इन सबका ज्ञान आपको लाइन बाय लाइन होना चाहिए साथियों। अगर डॉट पेपर का प्रयोग करेंगे आप, डॉट पेपर का प्रयोग दोस्तों होता है आमतौर पर, अगर देखा जाए, मैं अगर आपको बताना चाहूं साथी, तो डॉट पेपर लाइन खींचने के लिए होता है। देखो ये है, डॉट डॉट बना दिया, 2 लाइन आपने खींच लिया, यहाँ एक डॉट बना दिया तो त्रिभुज आपका बन गया, तो ये भी है। ग्राफ पेपर की बात करोगे तो इसका प्रयोग दोस्तों दशमलव संख्याओं की तुलना करने के लिए, इसके लिए रट लो। अगर आपसे ये पूछा जाए कि अगर दशमलव की संख्याओं का ज्ञान कराना है, दशमलव की संख्याओं का तुलना करवानी है, तो ग्राफ पेपर का प्रयोग करो। और जियो बोर्ड का अगर प्रयोग कराना है साथी तो त्रिभुज, आयत, वर्ग सबका प्रयोग होगा। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर जाएगा साथियों, विकल्प नंबर बी एकदम सही है। सी वाले में बुराई नहीं है पर बी वाला ज़्यादा बेस्ट है, समझे कि नहीं? और अगर आपके मन में अगर कोई डाउट चल रहा हो, सवाल हो, तो वो भी लिखो। दशमलव संख्याओं का ज्ञान देने के लिए सबसे अच्छा माध्यम क्या है? अभी तो पढ़ाया हूँ। अगर दशमलव संख्याओं का ज्ञान बच्चों को कराना है तो सबसे अच्छा माध्यम क्या होगा? बताओ भाई, इनमें से कौन सा बेस्ट माध्यम है? अभी मैंने आपको पढ़ाया है, अभी जस्ट बोला है कि अगर बच्चों को दशमलव संख्या का ज्ञान कराना है तो सबसे बेस्ट और सबसे सुपर तरीका क्या होगा? अबेकस का प्रयोग तो गिनती गिनाने के लिए होता है, जियो बोर्ड का प्रयोग त्रिभुज और आयत वर्ग के लिए होता है, बचा कौन? ग्राफ पेपर का प्रयोग अभी मैंने आपको पढ़ाया था कि दशमलव संख्याओं की तुलना करने के लिए होता है। और अगर आपसे साथी इसी में पूछ लिया जाए कि ये बताइए आप मुझे कि गणित की पेडागोजी में छोटे बच्चों को गणित सिखाने के लिए 10 ग्राम का प्रयोग किसके लिए होता है?
जी हाँ। तो आपको दोस्तों बताऊं 10 ग्राम का प्रयोग आमतौर पे क्या होता है, बच्चों में स्थानिक समझ को विकसित करने के लिए होता है ना, रचनात्मक कार्यों को करने के लिए होता है, खाली गैप भरने के लिए सिखाया जाता है। अगले प्रश्न पे आ जाओ। प्यारे भाइयों, ये सूचना उनके लिए जो लोग सीटेट पहली बार में पास करना चाहते हैं लेकिन समझ नहीं आता कि सर जी कैसे पहली बार में रिजल्ट लिया जाए। साथियों, सीटेट पास करने के लिए पहली बात, दो गलती कभी मत करना। गलती नंबर एक, आपको कोई भी ऑनलाइन ऑफलाइन बैच नहीं खरीदना है जहां पर डेली 5 घंटे 7 घंटे क्लास ही करना पड़े, क्योंकि 5 घंटे डेली क्लास खुद करोगे तो ग्रुप पढ़ोगे खुद का, आप ये बताइए। तो मतलब ये गलती आपसे नहीं होनी चाहिए। गलती नंबर दो, मोटी मोटी किताबें मत खरीदिए, उससे कुछ भी नहीं होगा, उसे पढ़ने में ही 2-3 साल लग जाएंगे। ऐसे में आपको एक ही चीज़ समझाऊंगा, जब आपको पता है कि पूरे पेपर में 150 प्रश्न आएगा और 90 प्रश्न पेडागोजी से ही पूछा जाएगा, तो सबसे पहला काम यही है कि आप पेडागोजी के पैटर्न को सीखें, कि वो कर लोगे तो 90 नंबर वही करा देगा। बचेगा 60 नंबर टॉपिक का, तो टॉपिक डिसाइड करो कि हर सब्जेक्ट में कौन सा टॉपिक पढ़ना है और कौन सा छोड़ना है। इसीलिए मैं आपको दे रहा हूँ, छोटी सी मदद मेरी तरफ से आपको है कि भैया ये 150 पेज का एक प्रीमियम नोट्स आपको दे रहा हूँ, जिसके अंदर पूरा पूरा सिलेबस कवर है। अगर 1 घंटे भी इसको रोज पढ़ोगे ना तो 10 से 15 दिन में आपका पूरा सिलेबस पूरा कर देगा। अगले 1 हफ्ते रिवीजन कर दोगे तो आपको ये 105 110 नंबर कमा के दे देगा। ये इतनी काबिलियत इसमें मैं दे दिया हूँ। आपको कैसे मिलेगा, नीचे नंबर है साथी 9653050981 पे सीधा कॉल या व्हाट्सएप मैसेज करके आप इसे परचेज कर सकते हैं। आगे दोस्तों, अगर बच्चों में ज्योमेट्रिकल शेप का ज्ञान देना है, यानी कि ज्यामितीय आकृतियों का ज्ञान कराना है, तो क्या करोगे। ज्योमेट्रिकल शेप की बात की, यहाँ पे आयत त्रिभुज वर्ग की बात नहीं की है। हमने कहा दोस्तों फिर इसके लिए डॉट पेपर जो, चूंकि डॉट पेपर से क्या होगा, लाइन बना लिया, इसी डॉट से त्रिभुज भी बन गया भाई। 1 2 3 ये आपने त्रिभुज बना दिया, 1 2 3 4 ये आपने वर्ग बना लिया। तो डॉट पेपर से ज्योमेट्रिकल जो शेप होते हैं, जो ज्यामितीय आकृतियां होती हैं, उनकी हम बेहतर जानकारी ले सकते हैं। बात करेंगे ग्राफ पेपर का, तो उससे साथियों क्या होता है, दशमलव संख्याओं की तुलनात्मक अध्ययन कर सकते हैं। दशमलव संख्याओं का जोड़ घटाव गुणा भाग का ज्ञान करना है तो ग्राफ पेपर का प्रयोग करो। रचनात्मक ज्ञान लेना है तो 10 ग्राम का प्रयोग करो। अबेकस का प्रयोग गिनती गिनने में होता है साथी। आगे, वेन हीले ने ज्यामितीय स्तर में चिंतन की कितनी अवस्थाएं बताई है, बताओ साथी क्या जवाब होगा। वेन हीले ने ज्यामितीय स्तर की चिंतन की कितनी अवस्थाएं बताई हैं और वो कौन कौन सी अवस्था होती हैं। साथियों, ये बात हम सबको पता है कि जो वेन हीले हैं उन्होंने ज्यामितीय चिंतन के लगभग 5 स्तर बताए हैं। जो पहला स्तर है उसे कहा जाता है जीरो स्तर। तो जीरो स्तर के बच्चे को चाक्षुषीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं साथी, उसको चाक्षुषीकरण कहते हैं। जहाँ पे कोई बच्चा क्या होता है, अपनी आंखों से लोगों को देखकर पहचानता है, चाक्षुषीकरण। इसके बाद जीरो के बाद ये पहला स्तर यानी अगला स्टेप बढ़ेगा, इसमें बच्चा विश्लेषण करता है। तीसरे में दोस्तों दूसरे में क्या करता है बच्चा, यहाँ पे अनौपचारिक निगमन करता है, फिर औपचारिक निगमन करता है, फिर उसके अंदर तार्किक ज्ञान आ जाता है। पहले मैं आपको लाइन बाई लाइन समझाऊंगा कि जो पहला स्तर होता है उसे चाक्षुषीकरण कहते हैं। तो चाक्षुषीकरण का मतलब क्या होता है साथियों, चाक्षुषीकरण का मतलब ये होता है कि इस अवस्था में कोई बच्चा आकृतियों को उसकी दिखावट के आधार पर पहचानता है। जैसे उसको पता है कि भाई समोसा की आकृति कैसी होती है तो उसके आकार से पहचानेगा। वृत्त, रोटी जो होता है गोल गोल होता है तो रोटी को वृत्त मान लेता है, गेंद के रूप में देखता है। तो अगर कोई बच्चा, जैसे मान लीजिए माता पिता को उसकी चेहरे के बनावट से देख रहा है, अगर कोई बच्चा अपने माता पिता को उनकी चेहरे की बनावट के आधार पर पहचान रहा है तो ये तो चाक्षुषीकरण है। लेकिन इसके बाद अगर बच्चा गुण और दोष के आधार पे कि ये हमारे माता पिता क्यों हैं, अगर ऐसा जान रहा है, तब वो होता है दोस्तों आपका विश्लेषणात्मक स्तर। और अगर उनमें संबंध भी खोज सकता है कि मेरा भाई है, मेरी बहन है, तो उसको हम लोग कहते हैं अनौपचारिक स्तर यानी अनौपचारिक निगमन। फिर होता है औपचारिक निगमन, फिर होती है दृढ़ता। तो ये आपको याद कर लेना है। आगे भी मैं आपको इसका PDF दे दूंगा तो उसमें सारा डेटा दिया गया है। आगे, वेन हीले के चाक्षुषीकरण स्तर में बच्चा किस आधार पर किसी वस्तुओं को बांटता है या बताता है, बताओ साथी।
वेन हीले का जो जीरो स्तर है, जिसको चाक्षुषीकरण कहते हैं, इसमें बच्चा आकृतियों का वर्गीकरण किस आधार पे करता है? अभी मैंने बताया था ना कि इसमें बच्चा चीज़ों की बनावट के आधार पे पहचानता है। चेहरे की बनावट के आधार पे पहचान के बताएगा कि ये हमारी माता है, ये मेरे पिता हैं। गुणों के आधार पे कह रहा है तो ये विश्लेषणात्मक स्तर है। समझे कि नहीं समझे? हाँ, उसके बाद अनौपचारिक निगमन होता है, फिर औपचारिक निगमन होता है, फिर दृढ़ता आती है। समझ फिर दोस्तों प्रॉपर बच्चे में विकसित होती है। समझे कि नहीं समझे आप लोग? अगर दिक्कत होगा तो हमको बताना थोड़ा बहुत, अगर दिक्कत आए तो। वेन हीले के किस स्तर में बच्चा चीजों के ज्योमेट्रिकल नाम सोचना शुरू कर देता है, या ज्योमेट्रिकल नाम जानना शुरू कर देता है? जैसे रोटी गोल है तो दिखावट के आधार पर रोटी को बच्चा वृत्त कह देता है, बात को समझो। लेकिन रोटी को रोटी नाम दे देता है या रोटी को वृत्त कह सकता है, तो ये किस अवस्था में जानना शुरू करता है? बताओ साथी, क्या जवाब होगा इसका? क्या जवाब होगा इसका? सोचिए और तनी विचार करके मुझे जवाब दीजिए। वेन हीले के किस स्तर में बच्चा चीजों के ज्योमेट्रिकल नाम जानना शुरू कर देता है? जीरो स्तर, विश्लेषण स्तर, औपचारिक स्तर, अनौपचारिक स्तर? भाई नाम जानना शुरू कर देता है, मैं ये कह रहा हूं भाई, मेन चीज पर ध्यान दो। बच्चा नाम जानना शुरू कर देता है रे, ये बात कह रहा है। तो गुरु जो जीरो स्तर होता है ना, सुनो बात को, जो पहला स्तर है जिसको हम लोग जीरो स्तर कहते हैं, जहां पे कोई बच्चा किसी को उसकी आकृति की दिखावट के आधार पे जानता है, जैसे मम्मा की आकार को देखकर बताता है कि ये मम्मा है, तो इसमें बच्चा मम्मा को नाम भी तो देता है कि ये माता जी हैं या फिर ये पिताजी हैं। तो जो दोस्तों चाक्षुषीकरण स्तर होता है, ये पहला स्तर है जिसमें कोई बच्चा वस्तुओं को उसकी दिखावट के आधार पे नाम भी देगा कि मम्मा है, पापा हैं, वही कहना शुरू करता है। और मम्मा पापा क्यों हैं, उनके गुणों को बता पाए तो विश्लेषण स्तर, और अगर उनके बीच संबंध को खोज पाए तो अनौपचारिक यानी इनफॉर्मल स्टेज है, और तार्किक चिंतन कर ले तो औपचारिक स्तर है, जिसको हम लोग फॉर्मल स्टेज कहते हैं। समझे साथी? हाँ। और इतनी बार कहने के बाद मुझे नहीं लगता कि आपको दोबारा दिक्कत इसमें कोई आनी चाहिए। ये मुझे ऐसा महसूस होता है कि आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर भी दिक्कत आ रही है तो भाई कमेंट बॉक्स बना हुआ है, अपनी बात को आप रख सकते हो, बता सकते हो सर ये दोबारा बताओ। अगले प्रश्न पे आ जाओ साथी। बच्चा आकृतियों के बीच उनके संबंध, अब देखो अभी पढ़ाया था, संबंध कब बताता है? भाई जीरो स्तर में